हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो इस वक्त मीडिया में छाया हुआ है रिगार्डिंग द नेक्स्ट स्टेप बाय नीतीश कुमार जी। बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं इसी साल और बिहार की पॉलिटिक्स में एक अच्छा खासा कन्फ्यूज़न है या कि ये भूचाल आया हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश जी पलटी मारेंगे, कुछ का हालांकि वो बात कही गई और जब लोगों ने लालू से कहा तो उन्होंने कहा हमारे दरवाजे खुले हैं। ये रिसेंट है, 2-4 दिन की पहली बात, और उस पर नीतीश जी मुस्कुरा दिए। दूसरा एक डेवलपमेंट ये था कि नीतीश जी दिल्ली जाते हैं और 2 दिन रुके, लेकिन वो पीएम या होम मिनिस्टर से नहीं मिले। तो उससे भी लोगों के दिल में ये बात आई कि शायद इनकी दूरी बढ़ रही है। लेकिन उसके बाद नीतीश जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं एनडीए में हूँ और एनडीए में रहूँगा। अब सवाल आता है कि क्या वाकई जो नीतीश जी ने कहा वो सही है या जो लालू जी वेलकम कर रहे हैं वो सही है। ये सब चीज़ें काफ़ी मीडिया में आ रही हैं। जो मैं समझता हूँ वो ये है कि नीतीश जी का फ्यूचर अगर वो एनडीए में जाते हैं तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। नीतीश जी बेहद समझदार हैं और अपना इंटरेस्ट उनका सबसे ऊपर रहता है। यही वजह है कि टू कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर वो 2-3 बार पलटी मार चुके, और जब भी पलटी मारी है उससे 2-4 दिन पहले यही कहा कि मैं कहीं नहीं जाने वाला और चले गए। अब देखिए सिचुएशन ये है कि वो चीफ मिनिस्टर तो हैं, लेकिन उनके असेंबली में एमएलए जो हैं वो मिनिमम 3rd नंबर पर हैं। जो मैं पहले भी कहा कि नीतीश जी ने पहले तो दबाव दिया तेजस्वी के ऊपर या लालू के या आरजेडी के कि भंग करके असेंबली को जल्दी से इलेक्शन करा दें, क्योंकि वो चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शन होने से उनकी सीट्स बढ़ जाएंगी और वो इस पोजीशन में हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग कि ही कुड नेगोशिएट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पावर एनडीए से भी और इंडिया गठबंधन से भी या लालू जी से, जिससे भी। नीति उस पर आरजेडी तैयार नहीं हुई और ये इस शर्त पर वहाँ गए, वहाँ भी इन्होंने शर्त रखी एनडीए में जब शिफ्ट हुए कि असेंबली इलेक्शन पार्लियामेंट के साथ कराया दिए जाए। बीजेपी ने उस वक्त गोलमोल किया लेकिन वो इलेक्शन नहीं होने दिए, और अब असेंबली का इलेक्शन करीब आ रहे हैं। ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो भी नेशनल पार्टीज हैं, उनका मेन मकसद ये है कि रीजनल पार्टीज वीक हों और वो स्ट्रॉन्ग हो और 2 पार्टी सिस्टम रहे। कांग्रेस की मजबूरी है, बहुत कमज़ोर है, उसे मजबूरन सबसे समझौता करना पड़ रहा है। लेकिन पहले कांग्रेस ने भी यही किया कि अगर कोई रीजनल लीडर स्ट्रॉन्ग हुआ तो उसे कमज़ोर करने की कोशिश की, और जितनी ऑलमोस्ट ज़्यादातर रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो तेलंगाना हो या आंध्रा में हो या बंगाल में हो, वो बाय एंड लार्ज सभी लोग कांग्रेस से टूटकर ही उधर गए हैं। तो वो लोग कभी भी इंडिया गठबंधन में ये नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस स्ट्रांग हो, क्योंकि कांग्रेस स्ट्रांग अगर होती तो उनकी कीमत पर होगी, वो कमज़ोर होंगे। क्योंकि वोट बैंक तकरीबन इन रीजनल पार्टीज का और कांग्रेस का एक ही है, तो कांग्रेस का स्ट्रांग होना मीन्स उनका कमज़ोर होना, एंड दे विल लूज। उसी तरह से बीजेपी का जो मेन मकसद है, जो उसने वो तो हर बार इस्तेमाल कर रही है, वो साथ लेती है बड़ी मोहब्बत के साथ, और उसके बाद उनकी जो हो रहा सबके सामने। शुरू में पासवान के बेटे को लिया,
उसके बाद पासवान के चाचा को ले आया, इन्हें ज़ीरो कर दिया। उसके बाद फिर उस चाचा को एक तरफ हटा दिया, पासवान के बेटे को 2024 के इलेक्शन में इस्तेमाल किया। और पासवान का बेटा नीतीश जी के बहुत ज़्यादा खिलाफ भी है। तो उनका मेन मकसद है कि इन लोकल पार्टीज को आपस में लड़ाएं और इतना कमज़ोर कर दें कि उनके जो फॉलोअर्स या उनके जो पार्टी के मेंबर्स वो टूट करके इनके साथ आ जाए और पार्टी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए। यही इन्होंने महाराष्ट्र में किया कि जो शिवसेना थी उसके 2 हिस्से किए, शिंदे को साथ लिया, कम सीट होने के बावजूद उसे मुख्यमंत्री बना दिया। उधर अजीत पवार, जिस पे बहुत ही करप्शन के चार्जेस थे, ही वॉज इन ट्रबल, तो उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि पार्टी तोड़ो और हमारे साथ आओ। वो आ गए। अब वहाँ इलेक्शंस हो गए। लेट्स कम टू दैट। अब क्या हो रहा है, उस इलेक्शंस के बाद जो उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है वो भी कमज़ोर पड़ गई और एनसीपी जो है वो भी कमज़ोर पड़ गई शरद पवार जी की। जो मैं पहले भी कहा कि इंडिया गठबंधन चूँकि आइडियोलॉजिकल एक गठबंधन नहीं है, ये अपॉर्चुनिस्टिक है, ये चलने वाला नहीं है। और मैंने अगर याद करिए कि इट इज़ ऑन वेंटिलेटर और वो प्रूव हो गया है। इस वक्त जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है कि शिंदे जी, उद्धव ठाकरे के जो संजय राउत हैं और इधर जो शरद पवार साहब की बेटी जो मेंबर पार्लियामेंट है, वो दोनों ने स्टेटमेंट दिया है कि चीफ मिनिस्टर फर्नांडिस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए उनकी। और अब लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है कि पवार जी अपनी बेटी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मिनिस्ट्री में ले लिया जाए दिल्ली में और वो पार्ट ऑफ एनडीए हो जाए। और ये जहाँ तक उद्धव ठाकरे जी का बात है, देखिए वो तो आइडियोलॉजिकली बीजेपी ही के करीब थे। वो तो एक मजबूरी थी कि उन्हें जब कमज़ोर करना चाहा वो समझ गया और उन्हें छोड़ करके वो इंडिया गठबंधन के साथ आ गए या अपोजिशन में बीजेपी का आ गया। बट आइडियोलॉजिकली दैट पार्टी इज़ वेरी क्लोज टू बीजेपी। तो उनका आने में तो कोई ऐसी बात नहीं है, उनका आना तो एक स्वाभाविक है। और वैसे भी उनके जो अब इलेक्शन हुआ उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ना एनसीपी की रही शरद पवार जी की और नहीं उद्धव ठाकरे की रही। और ऑफिशियली जो रिकॉग्निशन है वो शिंदे को असल माना गया है शिवसेना, और इधर एनसीपी में अजीत पवार को माना गया है। तो ज़ाहिर है इट इज़ ए पॉलिटिक्स। उन्हें अब ख़तरा है कि कहीं हम ख़त्म ना हो जाए, लेकिन ख़त्म तो होना है। लेकिन इस चीज़ से लीजिए कि शिंदे को अब एक तरफ और उद्धव ठाकरे विल बी द ऑल इन ऑल एज ए शिवसेना लीडर इन एनडीए। उसी तरह से एनसीपी। तो इससे जो नीतीश कुमार जी बिहार में, क्या वो इतने कम अकल नहीं है? वो बेहद समझदार हैं, वेरी इंटेलिजेंट, वो सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो बीजेपी का असल मकसद है बिहार में अपने लिए जगह बनाना और इंडिपेंडेंटली अपनी हुकूमत बनाना। तो ये तो तय है कि नेक्स्ट इलेक्शन के बाद अगर एनडीए पावर में आता है तो नीतीश जी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे और उनके बाय एंड लार्ज जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं वो टूट करके आ जाएंगे। जैसे आज की इत्तला है कि एनसीपी के जो मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट हुए हैं, दे आर रेडी टू मूव टू एनडीए। उसी तरह से यहाँ नीतीश जी के जो एमपीज हैं वो एक तरफा जाएंगे, हो सकता है 1-2 इनकी वजह से रह जाए। और जो इलेक्शन अगर ये मिलकर के एनडीए से मिलते हैं तो उन्हें मालूम है कि इनकी सीट अब 3rd नंबर पर, शायद 4th नंबर पर आ जाए और ही विल बिकम इररेलेवेंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। बहुत हो चुका, तो लिहाजा ये उनकी मजबूरी है। हाँ, जल्दी तोड़ने में उन्हें यह भी डर है कि कहीं अगर मैंने पार्टी अभी रिजाइन कर दिया या पार्टी तोड़ी तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी गवर्नमेंट बनने ही ना दे। गवर्नर साहब वहाँ आ ही गए, बेहद समझदार हैं, स्ट्रॉन्ग है, सूझबूझ के हैं, कि इन्हें अगर ये चाहेंगे कोई दूसरा कोalition बना करके ओथ ले लें अगले दिन, जैसे पहले किया था इन्होंने, शायद वो ना हो पाए और इलेक्शन भी करीब है।
तो इन्हें, लेकिन ये भी साथ है कि अगर इन्होंने इलेक्शन से पहले पार्टी छोड़ करके कोई दूसरा ग्रुप ना ज्वाइन किया तो ये ज़ीरो होना ही होना है, तो इनकी मजबूरी है। अब आगे इंडिया गठबंधन, वो भी एक वजह है कि इंडिया गठबंधन हैज़ ऑलरेडी बिकम डेड। अब आप देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में ममता तकरीबन पिछले 7-8 महीने से चुप थी, वो किसी इशू पर बोल नहीं रही थी, तो शक तो तभी हो रहा था। अब वो बातें खुल करके आ गई कि उनका जो भतीजा अभिषेक बनर्जी वो रिवोल्ट कर रहा है एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो पार्टी को तोड़ेगा। लेकिन बीजेपी इतनी पागल नहीं है कि एक आदमी के छोड़ करके वो कितना भी स्ट्रांग उसे ले ले। तो उस पर दबाव यह है कि आप 40-50 मेंबर तोड़ करके लाइए, जो हम दूसरा कोई ग्रुप बना करके उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर सके। ममता घबराई हुई है, और जहाँ तक ममता का सवाल है, ममता भी पहले बीजेपी के साथ मिलकर के हुकूमत बना चुकी है, और यही वजह है चूँकि वहाँ ममता तो करप्ट नहीं है, दैट इज ट्रू। लेकिन ममता का भतीजे के बारे में तो ये इतलाएँ हैं, ईडी और सीबीआई ये सब उनकी रेड हो चुकी, और ईडी का ये कहना है कि हमें सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दीजिए, हम इन्हें अंदर कर देंगे। तो अगर उन्हें पार्टी बचानी है तो वो मुमकिन तभी है कि वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं, जो कि वो नहीं होंगे, और लिहाजा ये पार्टी टूटेगी और ममता जी बीइंग वेरी ऑनेस्ट वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। ममता जी जो जीती हैं उनका अपना वोट है प्लस मुस्लिम वोट है। जहाँ तक वहाँ सिर्फ हिंदू वोट का मामला है, वो मेजॉरिटी ऑफ हिंदू वोट इज विथ बीजेपी, तो ममता के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ममता भी खतरे में। और देखिए यही वजह थी कि अभी रिसेंटली जो एनडीए के मेंबर्स थे, शिवसेना हो या एनसीपी हो या लालू प्रसाद जी हो, इवन केजरीवाल साहब, सब ने आवाज़ उठाई कि ममता जी को इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेटर बनाया जाए, ना कि कांग्रेस को। उसकी वजह यही है कि एक्सेप्ट केजरीवाल नो डाउट ही इज ऑनेस्ट, पार्टी में 2-4 गलत आदमी आ जाते हैं, भले ही आ गए हों, बट ओवरऑल उनसे ज़्यादा ऑनेस्ट कोई नहीं है हिंदुस्तान में, और उनसे ज़्यादा डिलीवर करने वाला कोई नहीं। तो इसलिए ही इज़ ए फाइटर, ही इज़ फाइटिंग, और उसने दिल्ली में वो कर दिया हर फ्रंट पर जो कोई कर पाया ना कर पाएगा। लेकिन इन सब को ये खतरा था जब वो अडानी कहते हैं राहुल गांधी जी कि वो तो करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, और ये सब ही करप्शन में इन्वॉल्व है। चाहे वो लालू की फैमिली हो, लालू नो डाउट ही सेकुलर उनको उन्होंने बचाया है, ही वाज ए पिलर, और वो उनका उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन करप्शन में तो है मामला। वो जैसे ममता हर सेल्फ इज़ वेरी ऑनेस्ट, लेकिन उनके भतीजे का मामला आ गया। और जहाँ तक शरद पवार जी का है, वो तो कभी ऑनेस्ट रहे ही नहीं, पॉलिटिकली भी और दूसरे मामलात में भी। उन्होंने पहले भी कई बार ट्राई किया है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करें, बीजेपी के साथ मिलकर के स्टेट में हुकूमत बनाएं, लेकिन वो चाहते थे कि शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को अलग रखें, उसकी जगह इन्हें रखें। वो नहीं हो पाया। तो जहाँ तक उनका सवाल है, ही इज़ द मोस्ट करप्ट लीडर। उसी तरह से आप आ जाइए इधर कश्मीर में जाए, फारूक अब्दुल्ला, वो बातें करते हैं बड़ी अच्छी, बट वेयर डज ही स्टैंड? फारूक अब्दुल्ला से करप्ट आदमी तो कश्मीर में कोई पैदा ही नहीं हुआ। इज द मोस्ट करप्ट लीडर, ही हैज नथिंग टू डू। वो अपने को मुसलमानों का लीडर भी प्रोजेक्ट करते हैं, ही नॉट ए मुस्लिम लीडर। उसके फैमिली का स्ट्रक्चर देख लीजिए, उनकी खुद की बातें देख लीजिए, और इतना इमोशनल होकर के टीवी पर आते हैं जैसे यही हिंदुस्तान को बचाने वाले हैं। 60 साल तक ब्लैकमेल किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर आप हमें वीक करेंगे तो ये तो पाकिस्तान में चला जाएगा। वो तो 370 ख़त्म हो गया, क्या चला गया पाकिस्तान में? पाकिस्तान से बुरा कंट्री तो इस वक्त दुनिया में कोई है ही नहीं।
तो ब्लैकमेल किया, लेकिन बीजेपी उसके ब्लैकमेल में नहीं आ रही। अब रहा लिहाजा इंडिया गठबंधन का, ये तो समझिए कि ख़त्म हो गया। महाराष्ट्र में गया, बिहार में प्रॉब्लम है, आपका इधर बंगाल में प्रॉब्लम है, तो ये तो भूल जाइए। अब कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं, सिर्फ एक ही है कि वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो। और कांग्रेस की भी करतूतें जो 60-70 साल के हैं, उसने भी जो भयानक काम किए हैं, आज जो मोदी जी इतनी बड़ी पावर में है, उनकी हरकतों से है। इन्होंने प्रमोट किया, इन्होंने 60 साल तक मुसलमान को ब्लैकमेल किया कि बीजेपी आ जाएगी, हमें वोट दो, दहशत में लाए और मुसलमान को वोट बैंक बनाया। अब तो बीजेपी आ गई, क्या आप बचा पा रहे हैं किसी को? लेकिन नो डाउट आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि जब से राहुल गांधी ने पदयात्रा शुरू की, उसके बाद वो एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में बड़ी सोच के साथ उनको ले जाने की कोशिश कर रहा है। वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, वो गरीबों के हक की बात कर रहा है, वो किसानों के हक की बात कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, वो एजुकेशन की बात कर रहा है, वो हेल्थ की बात कर रहा है। लेकिन सवाल वही आता है कि ना तो नेशनल लेवल पर उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और न ही इवन उसकी पार्टी में सब लोग उसके व्यूज़ के हैं। उन लोगों को जो बहुत से उसके साथ हैं, अगर ये एहसास होगा कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो छोड़ के, जैसे पहले होता रहा, वो बीजेपी में और इधर उधर जाएंगे। और रीजनल पार्टीज को भी ये एहसास होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान तो एक पागल कौम है। ये तो बिल्कुल आंख बंद करके जिसके पीछे बगैर सोचे समझे लगते हैं। 19 में गठबंधन की बात हो रही थी, और ये था कि बस हुकूमत इनकी बनेगी। दिल्ली की तैयारी कर ली थी कि दिल्ली में हमारी हुकूमत बनेगी। झगड़ा ये हो रहा था कि अखिलेश जी प्राइम मिनिस्टर बने या और कौन बने। 22 में यही था, मुसलमानों ने मोर देन 90% वोट ले लिया। तो मुसलमान को तो ये चाहिए कि सोच समझ करके, अगर आपको वाकई चाहते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट ना हो, लेकिन सोच समझ करके जो अच्छा कैंडिडेट, उसे वोट दें इर्रेस्पेक्ट ऑफ हिज पार्टी। इवन बीजेपी के बहुत से कैंडिडेट्स इतने साफ सुथरे हैं या अच्छी सोच वाले हैं, जो आपके कांग्रेस या समाजवादी या ममता के साथ नहीं होंगे। तो बीजेपी में सब गलत नहीं, नो बीजेपी आइडियल। अब रिसेंटली देख लीजिए, इन लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं, ना इनकी कम्युनल है ना सेकुलर है। जो लेटेस्ट आ रहा है, मोदी जी मोहब्बत प्यार दिखा रहे हैं मुसलमानों से, उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो हिंदू वोट को भी पोलराइज करना चाहते हैं और वो मुसलमान की तारीख पर के उसे भी खुश करना चाहते हैं। दोनों बातें कैसे चलेंगी मुल्क में जो आपने कर रखा है। तो बहरहाल एनी हो, मुझे यही कहना था कि बहुत आसान नहीं है बिहार में इस बार। नीतीश तो बनेंगे नहीं, ये तो नोट कर लीजिए, चाहे वो एनडीए के साथ रहें या उससे बाहर आ जाएं। बाहर आकर के शायद थोड़ी बहुत इज्जत बच जाए उनकी, लेकिन एनडीए में रहने के बाद जो इलेक्शन होगा, उसके बाद वो ज़ीरो हो जाएंगे और उनकी पार्टी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। और उनके 2 जासूस नीतीश जी के ऑलरेडी दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो जेडीयू के 2 मिनिस्टर हैं। वो जेडीयू के स्पोक्स पर्सन या नीतीश के नहीं, बल्कि वो स्पोक्स पर्सन इस वक्त बीजेपी के हैं। तो ऑलरेडी डिवीज़न तो है, और लेकिन अगर ही कोई नीतीश जी चाहे पहले लें स्टेप या बाद में, मेजॉरिटी ऑफ हिज पार्टी मेंबर्स विल गो। दूसरी तरफ ये भी सही है कि बीजेपी आसानी से उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही, ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे रही, क्योंकि अभी भी बिहार के अंदर मुस्लिम, बहुत बड़ा मुस्लिम का जो वोट है वो नीतीश जी के साथ है। और अगर उन्होंने पार्टी ना छोड़ी, बीजेपी एनडीए के साथ इलेक्शन लड़ा, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ड्यूरिंग द इलेक्शन बीजेपी तो अपनी लाइन ऑफ एक्शन को छोड़ेगी नहीं, पोलराइज करने वाली, और मुसलमान उससे उखड़ेगा।
वो जेडीयू के साथ नहीं जाएगा। इसमें आरजेडी का ज़रूर फायदा होगा, कांग्रेस का भी होगा, लेकिन कांग्रेस का उतना नहीं होगा, आरजेडी का ज़्यादा फायदा होने की चांसेस है। और यूपी में जहाँ तक सवाल है, अभी इलेक्शन में टाइम है 2027, तो अखिलेश जी उस सोच को छोड़ दें कि ये 27 में हुकूमत बना पाएंगे, मेजोरिटी लाएंगे। चूँकि जिस तरह से ये भी गड़बड़ काफ़ी हो रही है कांग्रेस के बीच में और समाजवादी के बीच में भी कोई बड़ी मोहब्बत नहीं है। दोनों, कांग्रेस अपने बलबूते पर आना चाहती है, ये उसे आगे उभरना नहीं देना चाहते। बाई इलेक्शंस में कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया था और 2022 के इलेक्शन में भी समझौता किया और 24 में भी समझौता किया, लेकिन अब कांग्रेस उस तरह से सरेंडर नहीं करेगी। लिहाजा मुस्लिम वोट जो है, जिसके बलबूते के ऊपर समाजवादी पार्टी पावर में आती थी, वो हाथ से मामला गया, मुसलमान सब ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ आ गया है। तो यही मुझे कहना था। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।